बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक पाकिस्तानी मुजाहिद जो ख़ुद को जहाद कश्मीर में शामिल कर चुका हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें। और हमारी वीडियोस पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर करें और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान, पाक आर्मी और ISI जिंदाबाद का नारा लगाना न भूलें। हम कचरा गली से निकले तो सामने बम्बई शहर के गुंजान इलाके का एक बाजार आ गया। मुखिया भाई ने एक ऑटो रिक्शे वाले को हाथ देकर रोका और हम उसमें बैठ गए। मुखिया भाई ने ड्राइवर से कहा, अंधेरी लोकल चलो। इसका मतलब था कि अंधेरी के इलाके का जो लोकल ट्रेन का स्टेशन है वहाँ चलो। अंधेरी से हमने एक लोकल ट्रेन पकड़ी जो बिजली के जरिए चलती थी। कई लोकल स्टेशन छोड़ने के बाद हम एक स्टेशन पर उतर गए। मुझे उस लोकल स्टेशन का नाम याद नहीं रहा। यहाँ स्टेशन से 1.5 फरलांग के फासले पर बुसीदा इमारतें एक दूसरे के साथ साथ खड़ी थीं, जिनके फ्लैटों में रोशनियां हो रही थीं। और मुखिया बाई कहने लगी, मैं इन फ्लैटों के पीछे एक फ्लैट के दूसरे माले में रहती हूँ। माला वहाँ की जुबान में मंजिल को कहते हैं। जिस बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में मुखिया बाई रहती थी वो बड़ी खस्ता हालत में थी। लकड़ी का कुशादा जीना ऊपर की मंजिल के फ्लैटों तक जाता था। दूसरी मंजिल की राहदारी में आकर मुखिया बाई ने एक फ्लैट का दरवाज़ा जोर से खटखटाया और साथ आवाज़ भी दी, बसंती दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। एक 15-16 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला, जिसके नाक में नथनी पड़ी हुई थी। दरवाज़ा खोलते ही वो एक तरफ हो गई। कमरे में बत्ती जल रही थी, सुर्ख फर्श चमक रहा था। मालूम होता था अभी उस पर गीला कपड़ा फेरा गया है। एक तरफ पुराना पलंग बिछा था। कोने में गैस के 2 चूल्हे और कुछ बर्तन पड़े थे। दूसरे कोने में कोई 4 फुट दीवार बनाकर गुसलखाना बना हुआ था। दीवार पर कपड़े वगैरह लटके हुए थे और एक जगह आईना लगा था। उसके आगे कार्नस पर तेल की शीशी, लिपस्टिक वगैरह रखी हुई थी। आईने के साथ ही शीशे के फ्रेम में जुड़ी हुई शिव देवता की रंगीन तस्वीर लगी थी, जिसके नीचे छोटी सी कार्नस पर पीतल की थाली में मुरझाए हुए गेंदे के फूल और अधजला लुबान नजर आ रहा था। शिव देवता की तस्वीर पर गेंदे का हार पड़ा था, जिसके फूल मुरझा रहे थे। मुखिया बाई ने लोहे की कुर्सी खींचकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मेरे कपड़े अब कैदियों वाले नहीं थे। बातू खान ने मुझे अपने भाई के पास रवाना करने से पहले एक कुर्ता पजामा और खद्दर की सदरी पहनने को दे दी थी। मुखिया बाई पलंग पर बैठ गई। उसने बसंती से जो नौकरानी थी कहा कि चाय बनाओ। बसंती चाय बनाने में लग गई। मुखिया ने अपने गरेबान में हाथ डालकर सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला और सिगरेट सुलगाकर लंबा कश लगाकर बोली, अगर डेरे पर मैं न होती तो तुम शरीफ आदमी फोकट में मारे गए थे। तुम्हारी तो यहाँ जमानत देने वाला भी कोई नहीं था, क्या समझे? मैंने कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ मुखिया बाई। अरे बाबू, शुक्रिया वुक्रिया क्या होता है? मुखिया ने हाथ झटक कर कहा, आदमी जिसको पसंद करता है फिर उसके लिए ही तो सब कुछ करता है। तुम मुझे अच्छे लगे हो। तुम्हारी खातिर मैंने ये सब कुछ थोड़े किया है, ये तो मैंने अपनी खातिर किया है। मुखिया बाई की जुबान बम्बई की बाजारी जुबान थी। मुझे अब अपनी फिक्र लग गई थी कि मेरा क्या बनेगा। कादिर भाई को तो जाहिर है पुलिस पकड़ कर ले गई होगी। खुदा जाने वो कब तक हवालात में बंद रहे। मैं इस मर्दानवार औरत के पास भी नहीं रह सकता था। इसका ताल्लुक भी जराइम पेशा लोगों से था। यहाँ पुलिस किसी भी वक्त आ सकती थी। बसंती चाय के 2 गिलास बनाकर ले आई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चाय पी रहा था और दिमाग में परेशान कुल ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। मैंने मुखिया बाई से पूछा, क्या पुलिस कादिर भाई को ले गई होगी? मुखिया बाई ने कहा, अरे ये तो होता ही रहता है। आज ले गई है, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 3 दिन बाद वो जेल से छूट कर आ जाएगा। मैंने तो कादिर भाई को कह दिया था, साला नया थानेदार आया है, उससे जैसे भी हो मामला तय कर लो। मगर कादिर भाई भी अपनी जिद का आदमी है। उसने मेरे कहने की परवाह नहीं की और खामखा पकड़ा गया। उसे कैद तो नहीं हो जाएगी? मैंने पूछा। अरे कैद कौन करता है? थानेदार से मामला तय हो जाएगा। 1500 रुपये देकर कादिर भाई बाहर आ जाएगा। मगर तुम परेशान क्यों होते हो? जब तक कादिर भाई बाहर नहीं आता तुम मेरे पास रहना। यहाँ तुम्हारी तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यहाँ पुलिस नहीं, मुखिया बाई का राज है, क्या समझे? मगर मैं उस शहर में मुखिया बाई के पास रहने के लिए नहीं आया था। मुझे हर हाल में दिल्ली पहुंचना था। मुखिया बाई को मेरे बारे में सिर्फ इतना ही मालूम था कि मैं कादिर बाई का दोस्त हूं और उससे मिलने दिल्ली से आया था। मैंने मुखिया बाई को कुछ न कहा। मैं सूरत हाल का जायजा लिए बगैर दिल्ली का सफ़र नहीं करना चाहता था। पुलिस के पास मेरी फ़ोटो मौजूद थी, जो अखबारों में भी छप चुकी थी। मैं चाहता था कि ज़रा हालात मामूल पर आ जाएँ तो मैं बम्बई से दिल्ली की जानिब रुख करूँ। मुश्किल ये थी कि मुखिया बाई के फ्लैट पर बैठे बैठे मुझे सूरत हाल का इल्म नहीं हो सकता था, और वहाँ से निकलकर अगर मैं खुद हालात का जायजा लेने जाता हूँ तो पकड़े जाने का खतरा था। मुझे फरार हुए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे। भोपाल पुलिस ने मुंबई पुलिस को भी मेरे बारे में इतला कर दी होगी और मेरी फ़ोटो भी थाने में मौजूद होगी। कोई भी पुलिस का सिपाही मुझे पहचान सकता था। जब मैं फरार हुआ था तो मेरी शेव बड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने शेव नहीं की थी।
और दाढ़ी मजीद बढ़ गई थी। मैं दाढ़ी बढ़ाना चाहता था ताकि मैं इतनी जल्दी पहचाना न जा सकूं। कादिर भाई के बाहर आने का अभी तक कोई इम्कान नहीं था। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदालत से 10 दिन का रिमांड ले लिया था। एक रोज पुलिस के 3 सिपाही मुखिया भाई की खौली में भी आ गए। इत्तेफाक से मैं उस वक्त खौली में नहीं था, बाहर गैलरी में जरा फासले पर खड़ा था। पुलिस को मुखिया भाई की खौली में दाखिल होते देखकर मैं इधर उधर हो गया। जब पुलिस के सिपाही चले गए तो मैं खौली में गया। मुखिया भाई साड़ी बांध रही थी। मैंने सॉरी कहकर वापस मुड़ा तो मुखिया भाई ने कहा, तुमसे क्या पर्दा है बाबू, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैंने उससे पूछा कि पुलिस क्या करने आई थी, तो वो कहने लगी, पुलिस क्या करने आती है वही करने आती है जो पुलिस क्या करती है। ये साला जो नया थानेदार आया है उसको शीशे में उतारना ही पड़ेगा। मैं उससे मुलाकात करने जा रही हूँ, तुम खौली में ही रहना। अगर मुझे देर हो गई तो वसंती से कहना, वो तुम्हें खाना देगी। मुखिया बाई तैयार होकर चली गई। दोपहर की गई, शाम को वापस आई। वो गुस्से में थी और कहने लगी, यह साला थानेदार पीछे पड़ गया है। उसने एक CID वाला मेरे माले के बाहर भी लगा दिया है। खैर कोई बात नहीं, तुम बाहर ना निकलना। ये खबर मेरे लिए तशवीशनाक खबर थी, क्योंकि खुफिया पुलिस वाला मेरी निगरानी के लिए ही वहाँ तैनात किया गया था। उसी वक्त मैंने फैसला कर लिया कि अंधेरा होते ही वहाँ से निकल जाऊँगा और अकेला ही दिल्ली पहुँचने की कोशिश करूँगा। सूरज गुरूब हो गया था, शाम का अंधेरा छाने लगा था। बिल्डिंग की बत्तियाँ रोशन हो गई थीं। खुफिया पुलिस वाला बिल्डिंग के आसपास ही कहीं छुप कर बैठा हुआ था। मैं उसकी शक्ल से शनासा नहीं था, लेकिन मुझे हर हालत में बेहद एहतियात के साथ वहाँ से निकलना था, क्योंकि खुफिया पुलिस वाले ने मुझे ज़रूर देख रखा था। मुखिया बाई रात को कहीं जाने के लिए तैयार हो रही थी। नौकरानी वसंती उसके बालों में कंघी फेर रही थी। मैं पलंग पर बैठा था। मुखिया मुझसे दिल की बातें भी कर रही थी और कह रही थी, तुम मेरे घर आने को तैयार नहीं थे, मगर भगवान ने तुम्हें अपने आप मेरे पास भेज दिया। आज रात तुम मेरे पास ही रहोगे। और वो सिगरेट पीने लगी। कार्नस पर टाइम पीस रखा था जो शाम के 7 बजा रहा था। मैं रात ज़्यादा गहरी हो जाने के बाद वहाँ से निकलना चाहता था। पातू खान ने मुझे नए कपड़े भी पहनने को दिए थे और कुछ रुपए भी दे दिए थे जो मेरे कुर्ते की जेब में थे। 1 घंटे बाद मुखिया बाई बंद संवर कर चली गई। जाती दफ़ा मुझे तकीद कर गई कि बाहर मत निकलना। उसके जाने के बाद वसंती ने मुझे चाय बना कर दी। मेरा ज़हन बड़ी तेज़ी से सोच रहा था कि उस बिल्डिंग से कैसे और किस तरफ से बाहर निकला जाए, क्योंकि बिल्डिंग से बाहर निकलते ही मेरा खुफिया पुलिस वाले की निगाहों में आ जाना यकीनी बात थी। वो यकीनन किसी ऐसी जगह छुप कर बैठा होगा जहाँ से वो बिल्डिंग में आने जाने वालों को देख रहा होगा। मैंने कुछ सोचकर नौकरानी वसंती से पूछा कि अगर बिल्डिंग में आग वगैरह लग जाए तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए कोई दूसरी सीढ़ियाँ वगैरह नहीं बनाई गई। वसंती ने बताया कि बिल्डिंग के पीछे एक लोहे का जीना नीचे जाता है, मगर उस तरफ से कभी कोई नीचे नहीं गया और वो ख़राब हालत में है। मेरे लिए ये इतला ही काफ़ी थी। जब रात के 9:15 हुए तो मैं गुनगुनाता हुआ उठा और कमरे से निकलकर तंग गैलरी में मुंह दूसरी तरफ किए उस जानिब चलने लगा जहाँ वसंती ने बताया था कि लोहे का जीना नीचे को जाता है। गैलरी के आखिर में छोटा सा दरवाज़ा था जिसके कुआड़ खुले थे। उसके पीछे बाहर की जानिब लोहे की कैंचीनुमा सीढ़ी ऊपर वाली मंजिल से नीचे तक चली गई थी। बाहर निकलकर मैंने जीने पर पाँव रखा तो वो थोड़ा सा चिरचिराया। उस तरफ बिल्डिंगों के पिछवाड़े लगते थे और हल्का हल्का अंधेरा भी था। मुझे हर हालत में नीचे उतरना था। मैं रीलिंग को पकड़कर संभल कर जीनों पर पाँव रखता नीचे उतरने लगा। 1 मंजिल ही मुझे उतरना था। मैं नीचे उतर गया। यहाँ कूड़ा किरकट बिखरा हुआ था। नीचे उतरते ही मैं लंबे लंबे डग भरता उस कचरा गली से निकलकर एक बाजार में आ गया। बाजार में आगे ही मुझे जो पहला रिक्शा मिला मैं उसमें बैठ गया और ड्राइवर को अंधेरी लोकल स्टेशन चलने को कहा। मुंबई में लोकल ट्रेनें रात के 11 बजे तक चलती रहती थीं। मैं एक लोकल ट्रेन के जरिए बम्बे सेंट्रल के स्टेशन पर आ गया। मुझे यकीन था कि मैं खुफिया पुलिस वाले की नज़रों से बचकर निकलने में कामयाब हो गया हूँ। मालूम हुआ कि एक ट्रेन रात के 11:30 बजे दिल्ली जाएगी। मैंने 3rd क्लास का टिकट ले लिया और एक महफूज जगह पर बैठकर रात के 11:30 बजने का इंतज़ार करने लगा। रात के 10 बज चुके थे। सिर्फ 1.5 घंटा मुझे इंतज़ार करना था। मैं उसी प्लेटफार्म पर बैठा था जहाँ से ट्रेन को दिल्ली की तरफ रवाना होना था। काफ़ी मुसाफिर वहाँ बैठे थे। आध घंटा पहले ट्रेन के खाली डब्बे आकर प्लेटफार्म पर लग गए। दूसरे मुसाफिरों के साथ मैं भी 3rd क्लास के एक डब्बे में सवार हो गया। ट्रेन आधा घंटा लेट चली। मैंने खुदा का शुक्रिया अदा किया कि ट्रेन बम्बई से चल पड़ी। इसके बाद दिल्ली तक का तवील सफ़र शुरू हो गया। सारी रात, सारा दिन और अगली रात के 11 बजे तक ट्रेन का सफ़र जारी रहा। मैं दिल्ली रात के 11:15 बजे पहुंचा। 1 घंटे बाद मैं बब्बर सिंह खासा के खुफिया ठिकाने पर उसके सामने बैठा उसे अपने मिशन की तफसीलात बयान कर रहा था। बब्बर सिंह को यह सुनकर खुशी हुई थी कि हमने गुलाम रसूल और सुगरा बीबी को बॉर्डर क्रॉस करा दिया है। मैंने हरनाम सिंह के बारे में फिक्रमंदी का इजहार किया तो बब्बर सिंह बोला, उसकी तुम फिक्र न करो, वो कल नहीं तो परसों हमारे पास पहुंच जाएगा। उसे पुलिस की हिरासत से फरार होना आता है। मैंने सुल्तान का जिक्र करते हुए कहा कि खुदा जाने वो कहाँ होगा और किस हाल में होगा, क्योंकि उसे भारतीय पुलिस की कैद में काफ़ी अरसा गुजर चुका था। तो बब्बर सिंह कहने लगा, मैं खुद उसके बारे में परेशान हूँ। सुल्तान एक तजर्बाकार और ट्रेन कमांडो है।
अब तक वो फरार होने में कामयाब नहीं हो सका। इसका मतलब है कि वो ज़रूर किसी ऐसी जगह पर कैद में पड़ा है जहां से उसके लिए फरार होना मुश्किल है। दूसरी रात को अब्दुल गनी आ गया। उसने बताया कि इसराइली हुकूमत की जानिब से कश्मीर में मुजाहिदीन के खिलाफ फैसलाकुन हमले के लिए जो खुफिया पैकेज मिलने वाला था वो नई दिल्ली पहुंच गया है और उसके साथ इसराइली कमांडो पार्टी भी पहुंच गई है। हमें इसी पैकेज का इंतज़ार था। उसके बारे में राह की खुफिया एजेंट इंद्रानी की ज़ुबानी हमें सारी तफसील मालूम हो चुकी थी कि ये पैकेज एक ऐसा खुफिया डिवाइस है जो कश्मीर की पहाड़ियों में किसी जगह नस्ब की जा रही थी और उसमें इतनी सलाहियत थी कि इर्द गिर्द 6-7 मील के दायरे में ज़मीन के अंदर और ज़मीन के ऊपर मौजूद कश्मीरी मुजाहिदों के ठिकानों का 1 सेकंड में पता चलाकर उन्हें तबाह कर सकती थी। इस खुफिया डिवाइस की हिफाजत के लिए इसराइली कमांडोज की पूरी पार्टी को चारों तरफ तैनात किया जा रहा था और उनकी मदद के लिए भारतीय कमांडो फोर्स के कमांडोज को भी उनके साथ लगाया जा रहा था। राह की एजेंट इंद्रानी ने हमें पहले ही इस खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तफसील बता दी थी, मगर हमने फैसला कर रखा था कि अब्दुल गनी को इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया जाएगा। हम उस पर यह जाहिर नहीं करना चाहते थे कि मैंने अपने आप को राह का सीक्रेट एजेंट जाहिर करके इंद्रानी का एतमाद हासिल कर रखा है और उसके ताउन से मुझे भारत के बदनाम और पाक दुश्मन खुफिया एजेंसी राह के तमाम खुफिया अज़ाइम के राज मालूम हो जाते हैं। और अब्दुल गनी कह रहा था, यह सीक्रेट प्रोजेक्ट इसी हफ्ते कश्मीर की पहाड़ियों में किसी जगह मुंतकिल हो जाएगा। तुम लोगों को इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई के लिए अभी से कोई मनसूबाबंदी करनी होगी। अगर तुम लोगों ने देर कर दी और ये खतरनाक डिवाइस कश्मीर की पहाड़ियों में एक बार नस्ब कर दी गई तो फिर मैं समझता हूँ कि कश्मीर में मुजाहिदीन का सफाया कर दिया जाएगा और तहरीक आज़ादी कश्मीर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचेगा। इस सीक्रेट हथियार के बारे में कुछ पता नहीं चल सका कि इसकी कारकर्दगी क्या होगी। सिर्फ इतना ही मालूम हो सका है कि इसमें इर्द गिर्द कई मील के अंदर ज़मीन के नीचे और ज़मीन के ऊपर ऐसी ताबकारी शुआएं फेंकने की सलाहियत है जो हर शय को 1 सेकंड से भी कम वक्त में जलाकर राख कर देगी। ये इतलाआत हमारे लिए बेहद तशवीशनाक थीं। हमें उसे तबाह करने के लिए बड़ी जल्दी किसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था। कमांडो सुल्तान का उस वक्त हमारे पास होना बहुत ज़रूरी था। वक्त गुजरता जा रहा था और ताज़ा तरीन इतलाआत के मुताबिक इसराइली खुफिया हथियार कश्मीर की पहाड़ियों की तरफ रवाना कर दिया गया था। मैं ज़हनी तौर पर सख्त उलझा हुआ था। यह कमांडो ऑपरेशन मुझ अकेले की बस की बात नहीं थी। कमांडो सुल्तान का मेरे साथ होना बेहद ज़रूरी था। इस दौरान मैंने यही मुनासिब समझा कि इंद्रानी से मिलकर खुफिया प्रोजेक्ट के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल की जाएँ। मेरे पास इंद्रानी के मोबाइल टेलीफोन का खुफिया नंबर मौजूद था। ये वो मोबाइल फ़ोन था जिसकी शक्ल बाल पॉइंट की तरह थी और इंद्रानी ने बताया था कि ये हर वक्त उसके पास रहता है। मैं बब्बर सिंह को बताकर एक रोज़ शाम का अंधेरा होते ही खुफिया ठिकाने से निकल गया। शहर में आने के बाद मैंने एक जगह टेलीफोन बूथ से इंद्रानी को उसके खुफिया नंबर पर रिंग किया और दूसरी तरफ से इंद्रानी की आवाज़ आई। उसने कोड लफज बोला। मैंने भी कोड लफज में अपनी शनाख्त कराई और इंद्रानी बोली, सर इतने दिनों के बाद आपकी आवाज़ सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। सर आप क्या दिल्ली से बाहर गए हुए थे? मैंने कहा, हाँ ऐसी ही बात थी। मुझे अपने ख़ास एजेंट की निगरानी के सिलसिले में मद्रास की तरफ जाना पड़ गया था। इस वक्त मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। इंद्रानी ने फ़ौरन कहा, सर मुझे बताएं मैं कहाँ पर आऊँ? आप किस जगह से फ़ोन कर रहे हैं? मैंने इंद्रानी को एक सीनियर एजेंट की तरह डांट कर कहा, तुमने ये सवाल क्यों किया? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम फ़ोन पर एक दूसरे की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं बताया करते? इंद्रानी ने फ़ौरन माजरत पेश करते हुए कहा, सर आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आप जहाँ कहेंगे मैं आ जाती हूँ। मैंने पहले ही सोच रखा था कि इंद्रानी को कहाँ पर बुलाना है। मैंने कहा, रत्नागर काफ़ी हाउस पहुँच जाओ। तुम्हें मालूम है ना कि रत्नागर काफ़ी हाउस कहाँ पर है? रत्नागर नाम का काफ़ी हाउस पुरानी दिल्ली के एक मॉडर्न कॉलोनी में वाक़या था। हम वहाँ 2-3 बार पहले भी मिल चुके थे। इंद्रानी की आवाज़ आई, सर मैं जानती हूँ, मैं आ रही हूँ। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। रत्नागर कॉफ़ी हाउस उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ से मैंने इंद्रानी को फ़ोन किया था। 15-20 मिनट के बाद मैं रत्नागर कॉफ़ी हाउस की दूसरी मंजिल के कोने में बैठा कॉफ़ी पी रहा था। कोने में ज़्यादा रोशनी नहीं थी और उस मंजिल में गाहक भी 2-3 ही बैठे थे। थोड़ी देर बाद इंद्रानी भी आ गई। उसने पतलून और चमड़े की जैकेट पहन रखी थी क्योंकि दिल्ली में सर्दी अपने उरूज पर थी। मैं भी गर्म हाफ कोट में था और गुलूबंद इस तरह लपेटा हुआ था कि मेरी पूरी शक्ल नज़र नहीं आती थी। इंद्रानी ने मुझे देख लिया था। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया और परस मेज़ पर रखते हुए बोली, सर आपको देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। किसी किसी वक्त वो मुझसे इस किस्म की प्रेम की बातें कर लिया करती थी, मगर मैं उसके सामने ऐसे मौक़ों पर एकदम संजीदा हो जाता था क्योंकि जैसा कि आप पीछे सुन चुके हैं, मैंने उस पर यह जाहिर किया हुआ था कि मैं भी भारत की खुफिया एजेंसी राह का सीक्रेट एजेंट हूँ। मगर चूंकि मेरी ड्यूटी अपने दूसरे एजेंटों की खुफिया निगरानी करने पर लगाई गई है, इस वजह से मेरी शनाख्त भी खुफिया रखी गई है और राह के किसी एजेंट को मेरे बारे में कुछ इल्म नहीं है। मैंने इंद्रानी को यह भी बता दिया था कि उसके आगे मैंने अपने राह के सीक्रेट एजेंट होने को इसलिए जाहिर किया हुआ है कि मुझे बाद खुफिया इतलाआत के सिलसिले में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और इसकी महकमे ने हमें इजाज़त दे रखी है और हम किसी भी एजेंट को अपने मुखबिर के तौर पर राजदारी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस सारी मनसूबाबंदी का मतलब सिर्फ इतना था कि किसी तरह से भी इंद्रानी को मेरे बारे में शक न पड़े कि मैं हकीकत में पाकिस्तानी कमांडो या कश्मीरी मुजाहिद हूँ। इंद्रानी को मैंने ये कहकर भी डरा दिया हुआ था कि अगर उसने किसी दूसरे एजेंट से मेरे बारे में ज़रा सी भी बात की तो ये महकमाना ज़ाब्ते की संगीन खिलाफ वर्जी होगी और उसे फ़ौरन नौकरी से निकाल दिया जाएगा और ये भी हो सकता है कि उसे खुफिया तौर पर कत्ल करवा दिया जाए। चुनाचे इंद्रानी इस तरह पूरी तरह मेरे कब्जे में थी और राह के अंदरूनी राज मैं उससे अपने तरीके से मालूम कर लिया करता था। आज भी मैंने उसे इसीलिए रत्नागर कॉफ़ी हाउस में बुलाया था कि कश्मीरी मुजाहिदीन के खिलाफ भारत की हुकूमत इसराइली हुकूमत के ताउन से जो ज़बरदस्त फौजी कार्रवाई करने वाली है उसकी कम अज़ कम वो बातें मुझे ज़रूर मालूम हो जाएं जो इंद्रानी के इल्म में हैं। मैंने इंद्रानी के लिए भी कॉफ़ी मंगवाई और कहा, मैं तुम्हें ये खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूँ कि मैंने अपने एक जानने वाले काबिल एतबार ऑफिसर से तुम्हारी सिफारिश कर दी है और मुझे यकीन है कि लैलावती की जगह तुम ही कमांडो पार्टी के साथ कश्मीर के मिशन पर जाओगी। इंद्रानी ने अपनी पिछली मुलाकात में मुझे बताया था कि सीक्रेट फौजी डिवाइस के साथ जो इसराइली कमांडो पार्टी जा रही है उसकी मदद के लिए भारतीय हुकूमत इंडियन कमांडो फोर्स के कुछ जवान भी भेज रही है, जिसमें पहले इंद्रानी का नाम भी शामिल था मगर बाद में इंटेलिजेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव की मंजूर नज़र लैलावती का नाम लिख दिया गया था। इंद्रानी ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं अपने असर और रसूख से काम लेकर उसका नाम दोबारा शामिल करवा दूँ क्योंकि इस तरह से उसे महकमे में मज़ीद प्रमोशन मिल सकती थी। मेरे सिफारिश कराने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन चूंकि मुझे अभी इंद्रानी से बड़ा काम लेना था और मैं उसे अपने कब्जे में रखना चाहता था इसलिए मैंने उसे यूं ही कह दिया कि मैंने उसकी सिफारिश कर दी है। इंद्रानी ये सुनकर बड़ी खुश हुई। उसने बेख्तियार होकर मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया और कहने लगी, खन्ना जी, मैं आपका ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। आपने सिफारिश कर दी है तो मेरा काम ज़रूर हो जाएगा। इंडिया में औरतों मर्दों का एक दूसरे के हाथ में हाथ लेना और एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखकर या कमर में बाजू डालकर चलने को मायूब नहीं समझा जाता। रातों को तो मैंने नई दिल्ली और दिल्ली के बागों में कई जोड़ों को बोसो कनार में भी मशगूल देखा है। पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, फिर भी मैंने हाथ पीछे खींच लिया और कहा, मैंने तुम्हें यहाँ एक ज़रूरी बात करने के लिए बुलाया है। इंद्रानी ने भी अपने हाथ पीछे कर लिए और बोली, आप हुक्म करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। मैंने उसे जो कुछ पूछना था वो पहले ही सोच रखा था और ये भी सोच रखा था कि ये बातें उसे किस तरीके से पूछनी है ताकि उसे ये एहसास ना हो कि राखी एजेंसी से मुंसलिक होते हुए भी मुझे बात बातों का बिल्कुल इल्म नहीं है। मैंने कहा, इंद्रानी, जैसा कि मैं भी जानता हूँ और तुम्हें भी इल्म होगा कि इसराइली हुकूमत ने भारत को कश्मीर में फैसला कुन फौजी कार्रवाई के लिए जो सीक्रेट हथियार या पैकेज दिया है वो दिल्ली से कश्मीर की जानिब रवाना हो चुका है। इंद्रानी ने फौरन कहा, सर, इसराइली कमांडो पार्टी तो ये पैकेज लेकर वहाँ पहुँच भी गई होगी। अब सिर्फ हमारी कमांडो फोर्स की पार्टी को वहाँ रवाना होना है जो इसी हफ्ते रवाना हो जाएगी। ये बात भी मेरे लिए एक इंकशाफ की हैसियत रखती थी कि इसराइली कमांडो पार्टी हलाकत खेज हथियारों के साथ वादी कश्मीर की तरफ चल पड़ी है। मैंने कहा, हाँ मुझे मालूम है, हमारी कमांडो फोर्स के जवान भी 2-1 दिन में रवाना हो जाएंगे, लेकिन मैं कुछ और बात करने वाला हूँ। इंद्रानी ने कॉफ़ी का घूंट भर कर प्याली रख दी और मेरी तरफ पूरी तरह से मुतवज्जे हो गई। मैंने कहा, इंडियन कमांडो पार्टी के साथ अपने कमांडोज की खुफिया निगरानी के लिए मेरी भी ड्यूटी लगा दी गई है। मुझे सिर्फ इस बात की खबर रखनी होगी कि कहीं इसराइली कमांडोज में कोई ऐसा इसराइली एजेंट तो शामिल नहीं जो डबल एजेंट का रोल अदा कर रहा हो, या वो खुफिया तौर पर भारत के शुमाली फौजी मोर्चों की जासूसी करके उनके बारे में अपनी हुकूमत को मालूमात ना बहम पहुँचा रहा हो। शायद तुम्हें मालूम नहीं, दोस्त हुकूमतें भी एक दूसरे के खिलाफ दोस्ती की आड़ में इस किस्म की जासूसी किया करती हैं। मैं इस सिलसिले में तुम्हारा ताउन चाहता हूँ। इंद्रानी बोली, सर, मैं हर तरह से हाजिर हूँ। मैंने कहा, हमारे महकमे ने हमारी पेशावराना सलाहियतों का इम्तिहान लेने की खातिर हमें वो जगह नहीं बताई जहाँ वादी कश्मीर में ये हलाकत खेज हथियार नस्ब किया जा रहा है। महकमा ये तवक्को रखता है कि हम अपने तौर पर यह जगह मालूम करें। मैं तुमसे एक मदद तो ये चाहता हूँ कि अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो महकमे के सीक्रेट डिवीजन से ये मालूम करो कि कश्मीर की वो कौन सी पहाड़ियाँ हैं जहाँ इसराइली कमांडो ये खुफिया हथियार नस्ब कर रहे हैं। इस तरह से मेरा बहुत सा वक्त ज़ाया होने से बच जाएगा, क्योंकि मुझे ये जगह मालूम करते हुए 6-7 दिन लग सकते हैं। इंद्रानी ने कहा, सर, मैं जिस तरह भी हो सका मालूमात हासिल करके अब तक पहुँचा दूंगी। अपने सीक्रेट डिवीजन में रामेश्वरी मेरी बड़ी पक्की सहेली है, मैं उससे सब कुछ मालूम कर लूँगी। बस अभी मुझे सिर्फ यही मालूमात चाहिए। इसके बाद अगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुमसे रब्ता कायम कर लूँगा। इंद्रानी जज्बाती हो गई। ये तो आपको मालूम ही है कि वो पहले दिन ही से मुझसे मोहब्बत करने लगी थी। उसी मोहब्बत की वजह से वो दिल्ली के होटल के लॉबी में खुद उठकर मेरे पास आई थी। ये तो मुझे बाद में मालूम हुआ कि इंद्रानी का ताल्लुक भारत की बदनाम खुफिया एजेंसी रा से है और मैंने उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। इंद्रानी ने एक बार फिर मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और बड़ी आजिज़ी के साथ कहने लगी, खन्ना जी, मुझे इजाज़त दें कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी आपके साथ कोई बात कर सकूं। मैं उसके मोहब्बत भरे जज्बात का भी ख्याल रखना चाहता था ताकि वो मेरे साथ वाबस्ता रहे। मैंने अपना हाथ पीछे न खींचा और कहा, कहो क्या बात है। इंद्रानी जज्बाती लहजे में अंग्रेजी में कहने लगी, खन्ना जी,
ये आप कभी ना भूलें कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ। सीक्रेट एजेंसी की ड्यूटी अपनी जगह पर, लेकिन प्रेम के तकाजे अपनी जगह पर हैं। मैं उस वक्त भी आपसे प्रेम करती थी जब मुझे मालूम ही नहीं था कि आपका ताल्लुक भारत की सीक्रेट एजेंसी रा से है। मैंने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, इंद्रानी, ये तो मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, लेकिन तुम ये भी जानती हो कि मैं पक्का देशभक्त हूँ और अपनी ड्यूटी का पाबंद हूँ। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। मगर इंद्रानी पर उस वक्त मोहब्बत का भूत सवार था और वो बच्चों की तरह मचलते हुए बोली, मैं कुछ नहीं जानती। आपको मेरी खातिर मेरी भी एक बात माननी होगी, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी और मैं ये नौकरी भी छोड़ दूंगी। मैं एकदम चुकन्ना हो गया। मोहब्बत में वो ऐसी हमाकत कर सकती थी। वो इसी किस्म की जज्बाती औरत थी। वो नौकरी छोड़कर मॉडलिंग करके इससे भी ज़्यादा पैसे और शोहरत हासिल कर सकती थी। उसका हाथ से निकल जाना मुझे किसी सूरत गवारा नहीं था। मैं ज़रा नरम हो गया और मैंने कहा, अच्छा बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। खुशी से उसका चेहरा खिल उठा और वो कहने लगी, आज मेरा बर्थडे है, मैं अपना जन्मदिन सिर्फ आपके साथ मनाना चाहती हूँ। मैंने कहा, लेकिन दिन तो गुजर गया है, अब रात हो रही है, तुम बर्थडे कैसे मनाओगी। तो वो कहने लगी, सर मैंने सारा इंतज़ाम कर रखा है, सिर्फ आपको मेरे साथ चलना होगा। कहाँ, मैंने पूछा। उसने कहा, फिक्र न करें, जहाँ मैं आपको लेकर जाऊँगी वहाँ आपके और मेरे सिवा और कोई नहीं होगा। मैंने पूछा, लेकिन हमें जाना कहाँ होगा। तो वो कहने लगी, मैंने नेहरू कॉलोनी में एक नया फ्लैट ले रखा है, वो बड़ा पोश इलाका है, मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है। तो मैंने कहा, तुमने ये सारा इंतज़ाम पहले से कैसे कर लिया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं आज रात तुमसे मिलने वाला हूँ। तो उसने कहा, खन्ना जी, ये सब कुछ मैंने आपसे मिलने के बाद ही तय किया है। वैसे मैंने भगवान के आगे कसम खाई थी कि इस बार आपके साथ अपना जन्मदिन मनाऊंगी, अगर आप ना मिले तो मैं नहीं मनाऊंगी। भगवान ने मेरी शपथ की लाज रख ली है। अब उठिए, बाकी बातें फ्लैट पर चलकर होंगी। मैं मजबूर हो गया था, उठा और रत्नागर कॉफ़ी हाउस से निकलकर उसकी गाड़ी में बैठ गया। वो गाड़ी खुद ड्राइव कर रही थी और गाड़ी उसके फ्लैट की तरफ रवाना हो गई।